आपने दूसरे दिन 866वें दिन सुंदरता से योग कराया, और पानी बरसने के कारण हमारे अशोक भैया आपकी क्लास शुरू लेने लगी। और यही हमारी क्लास में चलता रहता है कि अगर किसी के कोई व्यवधान आ जाता है, कोई एब्सेंट होता है, नेटवर्क खराब हो जाता है, तो आपस में हम दूसरे, ये क्लास हमारी बंद नहीं होती है और निरंतर चलती रहती है। और हम आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय हमारे हैं नीलकंठ सावले जी, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय नीलकंठ सावले जी जब से ये युगहर कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और ये युगहर कार्यक्रम कोरोना काल से जब से चल रहा है, तभी से लेकर आज तक हमेशा इस में सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं, और एक जिम्मेवार पर्सन की हैसियत से इस कार्यक्रम को संचालित करवा रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, और सभी योगहार परिवार के भाई बहनों के लिए हमेशा आप जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख वा भवेत् भावना के साथ सबका कल्याण हो, इस भाव के साथ बड़े सरल सरल और सहज स्वभाव के धनी आदरणीय नीलकंठ सावले जी शेगांव महाराष्ट्र से हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ, और आज पेला जो हमारा जो पोला त्योहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ, उसके बारे में अपना मार्गदर्शन बताने का कष्ट करें। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, ओम। ओम। आदरणीय भाई साहब, मुन्नीलाल भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए आज के हमारे योग शिक्षक ब्रजेश भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार, और पूरे सदन में सभी को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी तथा परम पूज्य आचार्य जी को भी कोटि कोटि नमन, उनके सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे शेगांव के श्री संत गजानन महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इसमें नाम सम्मिलित किया है। सभी को इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारे जो महाराष्ट्र में इस हमारे गौ माता के वंश नंदी को जो 12 साल भर यानी 12 महीने पूरे साल पर किसान के साथ और धरती माता की सेवा में रात दिन काम करते हैं, ऐसे उसमें संस्कृत में ऋषभ भी कहा जाता है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में बैल पोड़ा 3 दिन चलता है। तो पहले दिन खानमोड़ी, कोई खानमोइनी, ऐसे अलग अलग मराठी में उसके उच्चार है। दूसरे दिन पोला हो जाता है अमावस्या के दिन। और तीसरा दिन भी ताना पोला करके उनका नाम है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इस प्रकार ये मनाया जाता है। भारतीय कृषि संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है ये पोला। ये जो बैल पोला जो साल भर अपने मालिकों के साथ खेतों में काम करने वाले बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का त्योहार है। राज्य में पोला मनाने के विभिन्न तरीके और तौर तरीके हैं हमारे महाराष्ट्र में। जैसे विदर्भ में कुछ हमारे हम विदर्भ रीजन से है, तो जाड़ा, ताना पोला, ऐसे भी कुछ गांव में शाही जुलूस, महिलाओं के नेतृत्व में विशेष पोला मनाया जाता है। तो इस पर अपन एक थोड़ा सा ये करेंगे। मैंने थोड़ा बीच में मैं वीडियो भी बनाया है पोले के, तो कैसे मनाया जाता है ये भी हम थोड़ा प्रस्तुत करेंगे। तो बैल खेत में काम करते हैं, तो उसके जो अपन जैसे उनके भी शरीर के कुछ अवयव होते हैं, और उनको भी कुछ आराम देने का, और उस जैसे कि कुछ अपने ज्यादा काम हुआ तो अपन मसाज करते हैं। वैसे ही पहले दिन जब पोला का शुरुआत होती है, तो वैसे ही बैल के खेत में काम करते करते मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ता, और समृद्धि के गीत गाते कोई नहीं थकता। इसलिए भारतीय कृषि संस्कृति में बैल शक्ति की पूजा का विशेष महत्व है। बलि राजा अपने हमारे बैल को हम सर्जा राजा भी बोलते हैं। जैसे बहुत सर्जा राजा के साथ प्यार करते हैं, उसी की पीठ पर प्यार से अपनी
बाहें लपटता है। किसान इन बैलों के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए हर साल पोला ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाता है। संपूर्ण अपना जो सावन महीना सावन काल त्योहारों से भरा होता है। और इसमें सब फसल जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार जैसी फसलें फूल पर अभी आती है। कुछ उसमें फली भी लगना चालू हो जाती है। ऐसे ज्वार के दाने अभी उसमें भरने लगते हैं और हवा के साथ सुगंध लेकर पूरे गांव में फैल जाती है। ऐसा इस सावन का जो ये अमावस होती है उसमें ऐसा एक वातावरण रहता है सृष्टि का। और उसमें फसल के दिन शुरू हो गए, यानी हंगाम चालू हो गया। और बैल और गोमाता के लिए जो अपन चारा बोलते हैं, उसका घास बोलते हैं, ये भी बहुत उपलब्धि होती है इस टाइम में। तो बैल, गाय, गोमाता ये सब खुश रहते हैं। और किसान के नजर के सामने अपने फसल भी अच्छे लहरने दिखते हैं, तो किसान भी इस टाइम में खुश रहता है। इस प्रकार आती है श्रावण की पिटोरी, हमारे पिटोरी अमावस्या। ये अमावस्या को पिटोरी अमावस्या बोलते हैं हम। वह पोले का दिन है। इधर महाराष्ट्र विभिन्न गांव से इस त्योहार को मनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पोले के एक दिन पहले बैल को दोपहर में खेत के काम में छुट्टी मिलती है। और गांव के नदियों के किनारे पानी में, जैसे कि कुछ नाला होता है, कुछ नदी होती है, या जहां पर नदी नाले नहीं होते वहां पर अपने बावड़ी या अभी बोरवेल है, तो इस प्रकार उसको पानी से उसका स्नान अंघोल किया जाती है। उसमें साफ सफाई पूरे शरीर का जो मैल है वो पूरा सफा करा जाता है। किसानों का ये जो साथ देने वाला उनका सालगड़ी बोलते हैं इसमें हमारे महाराष्ट्र में। तो नदी में डुबकी लगाता है और बैल को भी डुबकी लगाते साथ उसका भी स्नान होता है और बैल को भी नहाता है। और आनंद के साथ उस शाम में, पहले पोले के पहले दिन शाम को बैल को खांदा मळनी की जाती है। उसमें ताजा घर का बना मक्खन निकालकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। और शाम को पलास, यानी अपन पलस के फूल जो अपने होली के टाइम में अपन फूल पहले उसमें नैसर्गिक कलर, प्रकृति का जो कलर बनता है उसे ही होली खेलना चाहिए। उसे पलस का पेड़ बोलते हैं। तो उस पलस के पत्तों से प्रत्येक बैल की गर्दन पर इस मक्खन की मालिश की जाती है। और उसमें कुमकुम लगाकर पीतल की बड़ी घंटी उसमें गले में बांधी जाती है। और साथ में जो ये बच्चों रहते हैं, बच्चों के हाथ में भी एक पीतल की घंटी बजाने के लिए रहती है। और पूरे परिवार के साथ उस ऋषभ राजा, हम बैल को ऋषभ भी कहते हैं, तो उस बैल को आमंत्रित किया जाता है कि आज आमंत्रित करते हैं आपको कि कल भोजन के लिए आना है। जैसे हम मराठीत म्हणतो आम्ही, आज आवतन उद्या जेवायला या, जेवायला या, हे आमचे मराठीतली पूजा करण्याची पद्धत है बैलांना। बैलों के लिए आज आमंत्रित करते हैं और कल भोजन के लिए आना है। इस प्रकार जोर जोर से बच्चों ये घंटा बजाते हैं उसके कानों के साथ, और उनको भोजन के लिए बुलाया जाता है। इस पद्धत से उसका फंदा, जो कि साल भर काम करके पूरा काला पड़ता है, और उसका मर्दन करके उसको मक्खन और मक्खन और हल्दी के साथ पूरा
मालिश की जाती है ताकि वो उसमें नरम पड़े। पहले काम करने से कड़क हो जाता है, तो इस मक्खन से और हल्दी से ये एकदम नरम पड़ता है दूसरे दिन भी। और रात भर उसमें पूरे आयुर्वेदिक के जो तत्व है वो पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार पहले दिन का ये जो पोले का आमंत्रण देना है, इसके खानमळणी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से ये पोले का दूसरे दिन का उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि अमरावती जिले में तिवसा गांव में महिलाओं के नेतृत्व में भी ताना पोला मनाया जाता है। महिला के नेतृत्व में तिवसा गांव में एक अलग पोला का आयोजन किया जाता है। इसमें महिलाएं सोईय बैलों को तोरण के नीचे सजा कर लाती है। एक गांव में जब पोला दूसरे दिन उसकी सजावट की जाती है, पूरन पोली का नैवेद्य उनको खिलाया जाता है। उसमें ज्वार का ज्वार जो भिगो के उसका ठोमरा भी बनाते हैं। तो हर घर के सामने बैल को जैसे कि दुल्ला सजाते हैं वैसे उसके मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, उसको सब सजा के उसमें तैयारी की जाती है। और उसको घर घर में जाके उसकी पूजा होती है। महिलाओं बच्चों के साथ पूरे कुटुंब के साथ उसकी पूजा करके दूसरे घर के आगे भी उसको पूरन पोली ठोमरा जो बोलते हैं ज्वार से तैयार होता है उसे खिलाया जाता है। उस ठोमरे का भी अपने जैविक खेती में बहुत अ, अपने पुराने लोगों ने जो खेती पारंपरिक पद्धति से होती है उसमें बहुत महत्व बताया है। इसलिए मैंने इस बीच में थोड़ा सा इसका वर्णन किया है कि जो ज्वारी का ठोमरा ज्वारी भिगो कर उसका तैयार किया जाता है, वो पूरा बैल तो खाता नहीं, लेकिन जो उसके मुंह का जूता रहता है वो टोपले में वो जमा कर जब अपन खेत में उसका छिड़काव करते हैं तो इससे बैक्टीरिया बहुत बढ़ते हैं। ये मैंने खुद अपने खेत में प्रयोग किया है। तो इस जब ये पूरा टोपला रखा जाता है, एक बैल आता है, दूसरा बैल आता है, और ऐसे कम से कम गांव में रहते हैं तो 50-60 बैल की जोड़ियां आती है और थोड़ा थोड़ा खा के जाती है। तो वो सब मिक्स सबके मुंह का उसमें जो लावा रहती है उस रस छुटा रहता है वो सब उसमें मिक्स होता है। और जब अपन उसमें ठुमरा दूसरे दिन अपने खेत में फेंकते हैं तो क्या प्रकृति का चमत्कार है क्या मालूम, लेकिन उसका महत्व अभी भी हमारे आगे दुबे सर उसमें बताएंगे। तो ऐसे भी एक इसका महत्व है जैविक खेती में। तो ये जो अमरावती जिले के तिवसा गांव में महिलाओं का एक नेतृत्व में जो पोला होता है, वो जो हमारे यहाँ पर बैलों का जो जैसे अपने मिलाथन स्पर्धा रहती है रनिंग की, वैसे ही बैल की पट पट बोलते हैं मराठी में, तो ऐसी एक शर्त रहती है। तो उसमें महिला भी उसको धुरकरी करके बैल को संभालती है। और उसमें जो महिला आगे जाकर उसका प्रतिनिधित्व करती है इस पोले का, और पोले के दिन उसको सजा धजा कर 3-4 बजे या 4 बजे से आगे एक जो मुख्य गांव के चौराहा पर एक आम के पत्तियों का तोरण बांधा जाता है। और उस तोरण के नीचे सब बैल खड़े किए जाते हैं धस धस कर। और गांव में एक पद्धत होती है, उसको एक मकर भी बोलते हैं। और एक जैसे अपन गुड़ी पाड़वा जैसे गुड़ी उबारते हैं अपना मराठी महीना चैत्र महीना जब प्रतिपदा का पहला दिन है मराठी महीने का, उस दिन जैसी गुड़ी उबारी जाती है वैसी गांव का जो चलते आ रहे हैं पीढ़ी न पीढ़ो
पहले हजारों साल से, वैसे उनके घर की भी जो वंशों से वंश चलता आ रहा है ये गुड़ी का प्रोग्राम, वो अपने हनुमान जी के मंदिर में गुड़ी जाती है। और जो उनके हाथ से सभी बैलों को टीका लगाया जाता है। उसमें टीका के रूप में हम उसको घाट बोलते हैं। वो सभी बैलों को लगा के भी उसके बिगर जब तक घाट नहीं लगाता गांव के मुखिया के तरफ से, तब तक उस तोरण के नीचे से बैल नहीं निकालना, ऐसा ये परंपरा है। तो जब पहले बैल को उसको घाट लगाया, चंदन लगाया, माथे पर पूजा होती है, तो बाद में एक एक बैल गांव में घूमने के लिए बड़े दौड़ाया जाता है। बड़े वहां पर सब ढोल ताशे बजाकर कोई भजन, आरती, ऐसे उस उल्लास के साथ पूरे गांव में कम से कम 3 बजे से 7 बजे तक उस पोले का उत्सव ऐसा मनाया जाता है। पूरे घर घर में बैल उस नैवेद्य के लिए जाते हैं। तो इस तिवसा गांव में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायक है महिला यशोमती ठाकुर, उनको 5 साल से ये पोला उत्सव में आ रहे हैं। और महिलाएं खेती में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। वो उनके साथ महिला स्वयं सस्ती संवरती है और बड़े उत्साह पर इस बैल को लेके आती है। ऐसे भी हमारे एक महाराष्ट्र में अमरावती जिले में तिवसा गांव है। ये किसान महिलाएं बैल पोला सिर्फ एक त्योहार के नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की यात्रा में भी एक मैल का पत्थर है। और ये महिलाओं के लिए सम्मान का मुहूर्त है। ऐसे आगे भी इस जैसे त्योहार मनाते हैं ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जैसे कि एक यवतमाल हर डिस्ट्रिक्ट से, जी आदरणीय भाई साहब गजानंद बाबू जी, बोलिए, आपका माइक खुला है। चलिए आदरणीय गजानंद जी, आपका माइक है खुला। जी धन्यवाद। तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में भी हरसुल जिले में दिग्रस तालुका में एक छोटा सा गांव हरसुल गांव है। कौलारू के घर है, गौशाला भी बहुत अच्छी है, वहां पर भी बैल के जोड़े इस गांव में पोला भरता है। और उस पोले में एक अलग सा ये रहता है, वहां पर किसान उस दिन बैल के साथ अपना पोला का उत्सव मनाते हैं। तो उसमें जैसे कि अपन हिंदी काव्य पंक्तियां लिखते हैं, चारोड़ी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो ऐसे भी उस टाइम ये पोला मनाया जाता है। जैसे कि पोला रे पोला किसानों का पोला, इस पोले के दिन सब हो गए गोला, गोला यानी संगठित हो गए, उस दिन जमा हो गए। और कपास का बोंड अड़ी पर मार दिया डोला, डोला यानी आंख। एक नमन कवड़ा पार्वती हर हर महादेव को, एक पार्वती माँ को नमस्कार करते हुए हर हर महादेव का गजर करते हैं सभी गांव मिला के। ऐसे प्रकार के अलग अलग उसमें कविता या चारोड़ी करते हैं। उच्च स्वर में लयबद्ध साथ आसपास के सवंगड़ी किसान हर हर महादेव का बहुत जोर जोर से जय घोष करते हैं। और सरकारी सिस्टम खिलाफ कुछ त्रुटियां हो तो उस किसानों का आक्रोश जाहिर होता है उस चारोड़ी या काव्य पंक्ति के साथ। पैसा, जैसे कि पैसा रे पैसा सरकारी पैसा, ये महंगाई के दौर में किसान जिएगा कैसा, ऐसे अलग अलग इस ये हो जाते हैं। किसान जैसे कि कृषि उपज को दाम देकर किसान कमल की तरह खिले जैसा, पार्वती माँ को प्रणाम करके हर हर महादेव, हर कवि पंक्ति को हर हर महादेव का जय घोष करते हैं और पार्वती माँ का नाम लेते हैं। इसी प्रकार
ये पोला का उत्सव दूसरे दिन धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जैसे कि ये हम थोड़ा सा इसमें स्क्रीन ये करते हैं, एक मिनट। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, एक मिनट, मैं ये पोला का कल का दृश्य दिखा रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा। हाँ, ये पोला का कल बहुत ही अच्छा पोला मनाया गया। हमारे अरे महाराष्ट्र में अभी लंपी का दौर चल रहा है। तो लंपी की वजह से कुछ बड़े बड़े इसमें पोला नहीं हुआ है, थोड़ा दिक्कत आई थी पोले के दिन। तो उसमें भी थोड़ा ये हो गया पोला। अनम्यूट कर ले, म्यूट होगा है नीलकंठ जी? नहीं, म्यूट तो नहीं। जी, सदन को नमन। आदरणीय साबले जी वीडियो दिखा रहे हैं। तब तक मैं ये कहूँ कि हम भी इधर असम से कनेक्ट हुए कल गोला में। आदरणीय रंजना बहन जी ने एक वीडियो कॉल के माध्यम से गोला का दर्शन कराया, और बाद में आदरणीय किन्नकर भाई साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि किस तरह से जो पहले पोला होता था और अब क्या परिवर्तन हुआ है। तो इन बातों पे भी आदरणीय साबले जी बात रखेंगे। तब तक जी जी, स्वागत सर, स्वागत। जी सर, ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है। हाँ, किसी का सहयोग ले लो नीलकंठ जी। हम्म। जी, जी। उनको दिनेश जी को भेज दो, दिनेश जी आदरणीय का। दिनेश भाई साहब जी, ये प्रेजेंट करने के लिए मैं इसमें स्क्रीन शेयर स्क्रीन में जाना पड़ता है ना? जी जी, आप ना शेयर स्क्रीन करिएगा और उसके हाँ उसके हाँ, बाद अभी आ जो वीडियो है गया, उस आ पे गया, आ गया। क्लिक करना है मात्र। जी जी, आ जा, आ हाँ हो जा, गया, आ जा, हो रहा है, हो रहा है आ सर। जा। गैलरी में जाइएगा। हाँ, गैलरी में जाइएगा तो आ जाइए, आ गया। अशोक जी आप म्यूट कर लें। आप अशोक जी, चौरसिया जी, योगी जी।
बोलते भी रहे नीलकंठ जी, अपनी बताते रहे, वो जी, चलता रहेगा। इस तरह हमारे शेगांव में भी इस प्रकार कल पोला मनाया गया। और लंपी के कारण एक जगह जो पूरे शहर के बैल होते हैं उसमें थोड़ा मना कर दिया था लंपी के इसके कारण। और लेकिन हमारे घर में उसमें भी एक तो वीडियो शेयर कीजिएगा। ओम जी। हाँ, एक जैसे बड़े शहर में तो नहीं हुआ पोला बड़ा एक जगह, लेकिन जो गांव में उसका कुछ लंपी का ज्यादा असर नहीं है, तो उसमें पोला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब विषय को आगे बढ़ाइए। अब उसी एक मिनट बस, ये गांव का पोला दिखा रहे हैं हम। हाँ, अब इस तरीके बस इस तरह ये पोला का जो उत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार अपन ये भी ये करना चाहिए, जैसे कि अभी बैल बहुत कम हो रहा है, गोवंश बहुत कम हो रहा है, तो इनके लिए भी आगे अपन काम करना है। जैसे कि हमारे गांव में पहले घर घर में एक बैल की जोड़ी होती है, तो अभी ट्रैक्टर आ गए और ये चारा जो खाद है वो कम हो गया, और सोयाबीन, कपास, मक्का कम हो गया। ये जंगली जानवर जो खेत में उसकी ज्वार का और मक्का का बहुत नुकसान करते हैं, तो इसके लिए ऐसे कम कम होता जा रहा है ये गोंश। इसके लिए भी कुछ सदन में इस पर भी विचार या विनिमय हमारे आगे सभी मार्गदर्शन करेंगे कि ये गोवंश बढ़ना चाहिए। और जब तक गाय गौ माता को नहीं रख पाएंगे तब गोवंश नहीं बढ़ेगा। तो हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने भी एक बड़ा अच्छा एक मुहिम लगाई है कि एक गाय, घर में एक गाय होना चाहिए। कल ही मैंने उस ग्रुप में अपने न्यूज पेपर के कटिंग देखे है, तो बहुत अच्छा लगा कि एक घर में एक गाय जब लगेगी तभी गोवंश बढ़ेगा। और अपने जो हमारे महाराष्ट्र में अभी श्रावण महीने से बहुत त्योहार चालू हो जाते हैं, तो इसी प्रकार अपने सभी इसमें आ रहे
गणेश जी का आगमन हो रहा है, तो इस गणेश जी के आगमन पर भी थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहिए कि पहले गणेश जी हमारे लोकमान्य तिलक जी ने जो गणपति का उत्सव चालू कर दिया और संगठन कैसा बढ़े, उस संगठन में कैसा काम हो जाए, इस पर का गणेश उत्सव कैसा, और आज का गणेश उत्सव डीजे लगाकर अपने भारतीय संस्कृति का क्या कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा आगे कोई अपने सदन में चर्चा हो जाए। जैसे कि देवी देवताओं का और अपने भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का कैसे ये उड़ाया जा रहा है अलग अलग इसमें, तो थोड़ा सा इस पर ये चिंतन होना चाहिए। मैं तो अभी मेरे घर में गणपति के वर्गणी के लिए आए थे, तो मैंने पहले बताया कि कितने ये चालू है, तो बोले 2000 1100 ऐसे 1100 के कम उसकी रिसिप्ट नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला इसमें क्या क्या रहेगा, तो बोले 9 फुट 10 फुट की मूर्ति रहेगी, और डीजे का खर्च इतना है। मैंने बोला डीजे का खर्चे की जगह अपन कीर्तन भजन के साथ जो अपनी जूनी परंपरा है सनई बासरी, उसके साथ जब मनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें योगा होगा, योगा के साथ जो कुछ अलग अलग नए पीढ़ी के लिए आसन बताए जाते हैं, वैसे प्रोग्राम हो गए तो इसमें और भी हो जाएगा। और तंबाकू गुटखा और ये मद्य जब पीते हैं तो ये भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला मैं इस कार्यक्रम को आप बोलेंगे उतने सहयोग करूंगा राशि का, लेकिन मेरी शर्त है कि उसमें निकोटीन की टेस्ट हो, अल्कोहल की टेस्ट हो, कोई उसमें ग्राउंड में जहां पर अपन मूर्ति का उत्सव मनाते हैं गणेश जी का, वहां पर मुझे गुटकी की तंबाकू की पुड़ी आकर भी किसकी जेब में नहीं होना, तब मैं ये पूरा करूंगा। तो बोले ये तो नहीं होगा, बोले लेकिन जो आपकी मर्जी हो उतने दे दो, और ये हो गया। मैंने बोला मैं देता नहीं। और बस 1 घंटा हो गया, छोटे बच्चे आ गए कि काका जी हमको 100 रुपए दे दो। तो मैंने बोला क्यों, अपने मोहल्ले का तो एक ही गणपति है, उसमें भी आप शामिल हो जाना। तो नहीं, बोले वो हमारे कुछ सुनते नहीं। मैंने बोला आपकी क्या सुनना है, तो बोले हम ये डीजे बताते हैं, वो ये नहीं करते, हम ये गाना बोलते हैं तो ये गाना नहीं लगाते, तो उनके पद्धत से वो करते हैं, हमारे पद्धत से वो करते हैं। मैंने बोला आप तो छोटे छोटे अभी से भी अलग अलग कैसे कर रहे। तो बोले नहीं, हम छोटा है तो छोटे के रूप में उत्साह मनाएंगे। तो मैंने बोला जब आप वो बड़े लोगों का आप सुनता नहीं, उसमें शामिल आरती तो करना है, उसमें शामिल होना है आपको, अभी क्या करना है। नहीं, बोले हम हमारे हिसाब से करते हैं। मैंने बोला आप पिताजी आपके हिसाब से नहीं करेंगे को क्या अलग घर बसाएंगे। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं, बोले वो देवता का अलग है घर का अलग है। मैंने बोला ऐसा नहीं, घर का और देवता एक ही समान है, घर घर को भी अपने को मंदिर बनाना है। तो एक जगह एक परिवार एक गांव एक गणपति एक उत्सव ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने छोड़ के चले गए, नहीं मांगी वर्गनी। तो इस प्रकार इस पोले के टाइम में ये उत्सव चालू होते, तो आगे भी जो उत्सव पर मार्गदर्शन चाहिए, तो हम आगे हम हमारे तरफ से इतना ही थोड़ा सा प्रयास किया मैंने ये देने का। लेकिन आगे हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर किशोर दुबे सर जी को इसके बारे में बहुत डिटेल है, तो थोड़ा दुबे सर भी बताने का कष्ट करे, ऐसे ही करता है। ओम प्रणाम, मुझे से कुछ गलती हो गई तो माफ करना, और सुधारने का मुझे भी मौका देना। ओम प्रणाम जी। धन्यवाद नीलकंठ साबळे भैया, बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया आपने। और मैं भी ये कहना चाहती थी कि आदरणीय दुबे सर भी थोड़ा सा प्रकाश डाले। और हमारे रंजना बहन के तरफ भी पुसद में भी एक पोला का उत्सव बहुत अच्छा होता है, तो एक बार वो भी बताने का कष्ट करे जी जी, वो आदरणीय भी रंजना बहन। दुबे सर हो जाए फिर मैं बताऊंगी बाद में। जी आदरणीय दुबे सर। धन्यवाद बहन जी। साबले जी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, और पोले के संदर्भ में क्या होता कैसा होता है, और गणेशोत्सव का भी रेफरेंस देके उन्होंने उनकी कमिटमेंट दी। बहुत ऐसा ही होना चाहिए, तभी परिवर्तन आता है। पोला के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अब बचपन से ही हम देहात में रहे और अभी भी
हम जाते हैं। गत वर्ष में जानबूझकर गया था कि भाई अभी देहात में पोला पोला कैसा होता है, तो उसकी रेफरेंसेस जो है वो अभी बदल ही गए हैं। पहले तो गांव में बैल बहुत रहते थे और वहां पे पोला भी बहुत होता था। तो पोले में ऐसा हुआ, जो जानकारी दी है उसका जो एक रेफरेंस जो रहा है, जो थोड़ा जोड़ना मैं चाहता हूँ कि पोला जब फूटता है तो पोला फूटते के समय पोले में तोरण बांधा जाता है आम के पत्तों का, और वहां पे सब लोग उसके नीचे अपनी अपनी बैल जोड़ियां लाते हैं, खड़ी करते हैं। और भाई लाना तो हो गया, अब इसका समापन कैसे करेंगे? तो समापन करते समय वहां पे जो सबसे बूढ़ा बैल रहता है, यानी कोई भी एक जैसा कि पटेल लोग रहते थे, हर गांव में एक पटेल रहता था। तो वहां पे पटेल रहे या कोई भी मुखिया रहे, एक गांव का जो मुखिया होता है, तो मुखिया के जितने भी बैल होते हैं उसमें से एक बूढ़ा बैल जो रहता है उसको मखर का बैल बोलते हैं। और वो मखर के बैल पे उसको उसके ऊपर मखर लगाया जाता है सिंगों को बांध के, और उसमें छोटे छोटे 3 टेंभे लगाए जाते हैं। और वो टेंभे जब जलाए जाते हैं तो जब जलाना शुरू हो गया कि समझना कि भाई अभी पोला फूट गया करके, तो वो उसके अंगार वो बैल को नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए उस पे झूल डालते हैं इसकी कॉटन के कपड़े की, और उसपे पानी बहुत छिड़काया जाता है ताकि वो गीला का गीला ही रहे, ताकि सामने उसके मुंह के ऊपर, सिंग के ऊपर में सिंग से बंधे हुए 3 टेंभे जो रहते हैं उसके अंगार से उसको तकलीफ न हो। अच्छा, ये मखर क्यों जलाया जाता है उसके पीछे भी एक जो रीजन है कि एक तो सबसे बूढ़ा जो है तो नेचुरली उसको भाई अब उसका अंतिम काल आ गया है, और मखर के बैल को कभी भी खेती के काम में नहीं लगाते थे, हमने जो देखा है। अब 20-25 साल तो मैं देहात में ही था, तो मखर का बैल वही होता है कि जिसको अब खेती, यानी जिसको अपन आज के परिभाषा में रिटायर बोलेंगे, कि खेती के काम से वो रिटायर्ड हो गया, खेती के काम से रिटायर्ड हो गया, लेकिन उसकी देखभाल तो उसका मालिक ही करेगा, उसका चारा पानी करेगा, लेकिन वो भी वो तो उसको भी सम्मान दिया जाता है, उसको और सम्मान के साथ में कि भाई विदाई का रास्ता क्या होता है। तो इसलिए वो एक दिशा दर्शक होता है सबके सभी जानवरों के लिए कि भाई मेरे पीछे पीछे यही रास्ता है कि आगे बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ में जाना है, और ये जो अग्नि है, अग्नि में अपने को शामिल होना है। यह उन दिनों की जो भी प्रथाएं रही होंगी, यह एक कारण था। दूसरा एक कारण जो हमको लगता है कि उन दिनों में जंगल बहुत रहते थे, और जो जंगल बहुत होने से, और वहां पे उन दिनों में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो देहातों में अपने अपने अलग अलग घरों में जाना, तो नेचुरली रास्ता दिखाने का भी एक वो एक यानी रीजन था, क्योंकि टेंभे जो रहते थे वो जलाने के, बैल के सिंग पे तो 3 टेंभे रहते हैं, लेकिन साथ साथ उसके साथ में जो 2 लोग रहते हैं वो 2 लोग भी अपने अलग अलग टेम्हा लेके चलते थे। हमारे गांव में भी मैं 5वीं कक्षा में आया तब बिजली आई, तो तब तक वही टेंभे के सहारे रास्ता दिखाने का काम होता था, और हर घर घर जाने की और बैलों की पूजा करने का एक मसला था। तो मखर पे जलाने का जो कारण है मखर जलाने का, तो यानी रिटायरमेंट, और हमको भी इसी रास्ते ही जाना है, वो एक दिशा दर्शक बैल का एक मसला हो गया। और दूसरा कि गांव में घूमते समय लाइट दिखाने का जो तरीका है वो एक हो गया। अब ये जो ये पोला है, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में बनता है, और साउथ में इसको पोंगल बोलते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर सत्यनाथन करके मेरे प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि आपके यहाँ पे जो पोला बनता है वही हमारे साउथ में पोंगल करके बनाया जाता है, और वही बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक आसार होता है करके। अब पुराने परिप्रेक्ष्य में यदि हम आज देखें तो आज हर देहात में ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ गई है और बैलों की संख्या कम हो गई है। तो निश्चित रूप से बैलों का पोला जो भरा जाता था वो देहातों में तो बहुत ही कम रह गया, और साथ ही साथ में बड़े गांव में जो भरता था वो भी बहुत कम हो गया। तो कुछ जगह पे महाराष्ट्र में अभी ट्रैक्टरों का पोला भरना चालू कर दिया। गत वर्ष की जो खबरें आई थी कि 2-4-5 देहातों में लोगों ने ट्रैक्टर का
पोला भरना चालू कर दिया, क्योंकि अपनी भारतीय मानसिकता जो है कि भाई हमको त्योहार तो बनाना है, त्योहार के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उस बहाने खेती के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है, तो अभी बैलों के जगह पे कुछ लोग ट्रैक्टर लेके आते और उसका भी पोला बनाते हैं। हालांकि हम बैल पोले के बारे में बोलेंगे तो भारतीय मानसिकता ये है कि चाहे पशु हो या कोई भी हो, जिसका हम जिससे हम फायदा लेते हैं, हमारी उपज लेते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये साधन है। तीसरा एक रीजन हमको जो उसके संदर्भ में दिखता है कि पहले बारिश बहुत होती थी और सावन में तो बहुत ही होती थी, तो सावन में बारिश बहुत होने की वजह से खेती के काम लगभग बंद रहते थे। 5-5, 6-6 दिन बारिश होती थी, बहुत छोटी जिसको हम झड़ी बोलते थे उस तरह से होती थी। तो उन दिनों में क्या रहता था कि बैल घर में ही रहते थे और खेती के काम लगभग बंद रहते थे। तो ऐसे स्थिति में त्योहार बनाना आसान हो जाता था, क्योंकि खेत का काम बंद करके कोई त्योहार में आज भी शरीक नहीं हो सकता। तो उन दिनों सही लगभग बंद रहते थे, तो इसलिए त्योहार बनाओ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो और जो एक दूसरे के घर जाना है और सम्मान बढ़ाना है, भाई जी यानी जिसको बोलेंगे कि सामाजिक सहिष्णुता बढ़ानी है, यह भी एक कारण था। इसलिए वो पोले का संदर्भ जो है वो चल रहा है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे मित्र साबले जी ने बोला कि लोकमान्य तिलक जी ने तो गणेश जी लगाया था जनजागरण करने के लिए, समाज का जनजागरण करने के लिए, लेकिन आज क्या हालत बन गई है आप और हम सभी देखते हैं कि भाई डीजे लगा दो और डीजे के साथ में जो भी जितनी भी अभद्रता करना है, गाने से लेकर तो डांस तक, वो सब कर लो और बस मोटी मोटी पैसा उससे वसूल कर लो और उसमें जो भी करना है न बोलने की जरूरत नहीं है, वो कर लो। यानी गणेश चतुर्थी बनाना है, गणेश जी का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन उसके संदर्भ बदल गए। तो आज पोले के संदर्भ में भी बात यही है कि पोला तो हमको बनाना है, लेकिन उसके संदर्भ जो है वो बदल गए हैं। उस पहले पोले के संदर्भ में घर में जो भी ककड़ी होती थी, वो ककड़ी बहन अपने भाई के पीठ पे तोड़ती थी, छोटी सी ककड़ी, ताकि भाई बहन का जो प्यार है वो प्यार का एक प्रतीक था। अगर अपने घर में भाई नहीं है तो पड़ोस का भाई रहे, दूसरा भी रहे, उसके पीठ पे, यानी एक प्रकार का जो हम रक्षाबंधन में रक्षा की बात कहते थे, तो उन दिनों हमको हमारी माँ बता दी थी कि भाई ये जिसके पीठ पे ककड़ी फोड़ी है तो वो उसका भाई हो गया और वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, दूसरों से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो ये भी एक उसमें से जो मैसेज जाता था, संदेश जाता था, वो संदेश उन दिनों जाता था। आज भी जहाँ पे बैलों की खेती होती है और बैलों का पोला होता है, वहां पे वो देते हैं। और ककड़ी काटने के बाद में भाई बहन की तो बात हो गई, उसके टुकड़े टुकड़े करके जो बुजुर्ग रहते हैं जिनसे आशीर्वाद ले रहा है, उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आज भी वो परंपरा बनी है कि पोले में ककड़ी तोड़ने के बाद में उसको काटी जाए और उसका प्रसाद बुजुर्गों को दिया जाए और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाए करके। तो और एक था कि जिसको करदोड़ा बोलते हैं मराठी में, मतलब एक धागा रहता है, धागा जो कमर में बांधा जाता है, और वो धागा जो है, वो धागा पोले का जो तोरण रहता था, जहाँ के जिसके नीचे बैल रहते थे, तो उससे एक साइड से दूसरे साइड में ऊपर से टच न होते हुए फेंका जाता था 3-4 बार, और उसके बाद में 5 बार के बाद में वो जो धागा रहता था, उसका एक बंडल रहता था, वो घर के परिवार के सदस्यों को बांधा जाता था, बैलों के गले में बांधा जाता था, और भी जो परिचित लोग हैं उनको बांधा जाता था, ताकि एक हमारी रक्षा हो। वो उसका एक प्रकार का वो एक सिंबल था कि ये धागा हमारी सबकी रक्षा करेगा। तो इसलिए इस तरह की परंपराएं थी। पूरन की रोटी देना, पूरन की रोटी इसलिए खिलाई जाती थी कि भाई उन दिनों आसानी से बनने वाला जो मिठाई गांव में आसानी से बन जाती थी, क्योंकि होटल से लाना और खाना ये तरीका ही नहीं था। तो निश्चित रूप से जैसा कि घर में चना की दाल है और गुड़ है, गुड़ का भी पूरन बनता था, मोह के फूल का भी पूरन बनता था, हमने सब देखा है, खाया भी है। तो इसलिए जो भी गुड़ और चना दाल या गुड़ और मोह,
या इस तरह से रोटी बनती थी। और वो रोटी जो है वो बैलों को खिलाना, उनका सम्मान करना। और उसी दिन फिर अपने जो भी नौकर चाकर है अपने खेती से, जो भी उनसे रिलेटेड रेगुलर मजदूर है, तो रेगुलर मजदूरों को भी घर में बुलाया जाता था और उनको खाना खिलाया जाता था। तो ये बहुत, जिसको हम बोलते कि भी हमेशा कहा जाता है कि खेती का मजदूर और मालक, इनके संबंध भाईचारे के होते हैं। वो कभी भी ठीक है, काम करते समय लेबर लेबर रहेगा, मालक मालक रहेगा, लेकिन रोटी खाते समय दोनों इकट्ठे बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे और खाना शेयर करेंगे। ये शेयरिंग वाली जो कल्पना है, वो शेयरिंग की कल्पना पोले के संदर्भ में भी थी। तो यह बहुत ही अच्छी परंपरा है, भारत में है। हाँ, अभी जैसा मैं बोला कि बैल छोड़ के ट्रैक्टर आ गए, डीजे आ गए, तो परंपराएं वैसी ही चल रही है, लेकिन उसके संदर्भ बदल गए। तो उन संदर्भों को बनाए रखना आपका और हमारा सबका कर्तव्य बनता है। और जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों को आगे लेना, अपने बच्चों को बताना, पीढ़ियों को बताना, और इसी तरह से भारत की जो अस्मिता है, भारत की अस्मिता को कायम रखने का काम करना। बस या इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत गणपति जी के संदर्भ में चर्चा होना चाहिए। जी, धन्यवाद दुबे सर, आपने भी बहुत सुंदर आज हमारे राष्ट्रीय त्योहार है पोला, इसके बारे में बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया, और हमारे नीलकंठ साबड़े भैया ने भी दिया। तो मैं भी थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि पोला सन कैसे हमारे महाराष्ट्र में और भी जगह पर है, करते हैं। तो मगर मैं तो अपने यहाँ के बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे देखा है। तो जैसे कि आपने और साबड़े भैया ने तो बता ही दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कम शब्दों में। तो जैसे पोलासन तो हमारा 3 दिन का ही रहता है। तो पहले दिन हम खान मंडी का रहता है, तो बैल की हम खान शेकाई करते हैं। उसमें बैल को 3 दिन बैल को बिल्कुल आराम ही रहता है। वो 3 दिन मेहमान रहते हैं, बिल्कुल उनको काम नहीं देते हैं। तो पहले दिन उनको तो खान शेकाई हो जाती है, उनकी पूजा हो जाती है, उनको आमंत्रित किया जाता है कि कल आपको पूरन-पोड़ी का नैवेद्य लगाया जाता है। जैसा कि आपने कहा है कि पूरन-पोड़ी तब मनाई नहीं जाती थी, बहुत दिन पहले। कि अभी तो हम बहुत सारे ऐसे आइटम हैं कि बहुत अभी खाते हैं, जो भी नहीं है, वो भी खाते हैं, क्योंकि अब सबको मिल रहा है खाने को। मगर तब तो हमें ज्वार की रोटी मिलती थी, और गेहूँ की रोटी भी तभी बहुत कम मिलती थी। तो ये सब था, तो पहले पूरन-पोड़ी ऐसे त्योहार पर ही मनाए जाते थे। अभी तो पूरन-पोड़ी कभी भी खा सकते हैं, कोई मेहमान भी आए तो भी हम बना सकते हैं। मगर पूरन-पोड़ी अभी 6 महीने, 2 महीने, ऐसे 5 महीने के बाद ही पूरन-पोड़ी ऐसे खाते थे। तो कोई भी मीठे है तो मिलता ही नहीं था खाने को। कोई मेहमान आए तो उनको पोहे भी नहीं मिलते थे। कोई जब हम बीमार पड़े तो तब हमें पार्ले बिस्किट का पूड़ा मिलता था, और तब हमें खाने को नहीं मन होता था कि नहीं, हम बीमार हैं तो हमारे मुँह को अजीब बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता है, तब हमें पार्ले जी का पूड़ा मिलता था, ₹4 वाला, ₹2 वाला। और जब स्वस्थ है तब नहीं मिलता था। तो ऐसी कंडीशन थी तब। तो ये सब बचपन में हमने भी ये सब कुछ देखा है। नहीं मिलता था कुछ खाने को, तो ये पूरन-पोड़ी भी जब त्योहार रहता था तभी मनाई जाती थी। और फिर दूसरे दिन बैल के खान शेकाई हो जाती पहले दिन, दूसरे दिन हम पोड़ा मनाते हैं। तो पोड़ा में सुबह बैल को नहा धो के लिए, नहाने के लिए नदी पे लेके जाते हैं, बढ़िया नहाते-धोते, फिर घर में आते हैं, उनको बढ़िया सजावट कर लेते हैं। उनको उनके जो बड़े-बड़े सींग रहते हैं, उनको बेगड़ से लगाते थे हैं। पहले तो बस घर से ही बेगड़ लाना, ये सब कुछ करना। अभी तो बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, उनके ऊपर के झूले और उनके घंटी, सिर्फ़ घंटी रहती थी, और फिर गेरू से उनको टिपके-टिपके देकर ही सजा देते थे। मगर अभी तो बहुत सारे मार्केट में नए-नए मिल रहे हैं, उनके जो अलग-अलग वैरायटी के उनके परिधान मिल रहे हैं। तो वो अभी सजावट के लिए बहुत सारे हैं। तो उनकी सजावट करके शाम के समय 5 साढ़े 5 बजे पोला का तैयारी हो जाती थी, बैल को लेके जाने हैं। और फिर बहुत सारे लोग बैल रहते थे। पहले तो 200-300 जोड़ियाँ रहती थी, मगर अभी तो बहुत कम है। पिछले साल हमने भी यहाँ पर पूसद में था, देखा तो वहाँ पर कम से कम 100 के आस-पास थी, मगर इस बार थोड़ी कम हुई।
50 के आसपास ही हमें दिखाई दिए। हम गए थे कल तो बहुत कम है। तो ये क्योंकि ट्रैक्टर की वजह से ही आज आपने बताया है कि पहले तो बैलगाड़ी और बैल तो ये रहते ही थे, कंपल्सरी रहते थे, मगर अभी सब घर-घर पर ट्रैक्टर आ गए हैं। तो बैल का जब पोला शाम का समय होता है तब बढ़िया लंबा ऐसा तोरण बांधा जाता है और तोरण के नीचे से बैल को लेके जाते हैं, बिल्कुल बाजत-गाजत लेके जाते हैं कि उनका त्योहार है। तो बैंड वाले रहते हैं, उनको बजाते हुए बढ़िया ने लेके जाते हैं और फिर गाँव का जो सरपंच है, वो उनके जो ये लगाते थे है कि किनकी जोड़ी एक नंबर है, उनको इनाम भी दिया जाता है। कल भी हमने देखा है यहाँ पर तो एक 2001 का इनाम एक जोड़ी बढ़िया बहुत सुंदर से सजाई थी उनको दिया गया है और दूसरा 1000 तीसरा 501 ऐसे करके 3 बख्शिश दिए गए हैं बैल जोड़ी को। और फिर शाम को जब हमने बैल वहाँ से पोड़ा जब फूटता है तो दुबे सर ने जैसे कहा है कि हम जब बैल भी हम लाते हैं तो घर में छोटे-छोटे मिट्टी के बैल भी हम पहले दिन बनाते हैं हाथ से और वो उनकी पूजा वाड़ बैल बोलते हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान का मंदिर के पास रखते हैं। तो उनके सामने हम काकड़ी रखते हैं। वो काकड़ी का महत्व यही है कि भाई-बहन की रक्षा का, जैसे दुबे सर ने कहा है। वो काकड़ी जब है, वो जब पोला फूटता है तभी हम काकड़ी ऐसे बीच में अपने दरवाजे में फोड़ देते हैं और बाकी सबको बाँट देते हैं या हवा भी फेंकते हैं, चाहे थोड़ा-सा काकड़ी का और फिर जब हमारे बड़े हैं तो उनको हम काकड़ी भी देते हैं और हम उनका नमस्कार करने की भी जाते थे। पहले बहुत ये संस्कृति थी कि हम हमारे घर में आस-पास ग्रामीण भाग में तो सबको अपने-अपने घर में वो अपने घर में जाते थे, हम उनके घर में जाते थे, उनके दर्शन करने के लिए। तो छोटे बच्चे भी जाते हैं बड़े उल्लास के साथ। अभी ये थोड़ा कम हो रहा है कि बच्चों को भी चॉकलेट, कुछ पैसे मिलते थे कि नहीं चलो बड़े के दर्शन किए तो उन्होंने हमें चॉकलेट दिए और पैसे दिए। तब ₹1 का भी महत्व था, 5 पैसे का भी महत्व था। अभी ₹10 भी हाथ में दिए ना तो भी बच्चे इतने खुश नहीं होते। तो ऐसा है, ऐसी अभी ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये 2 दिन तो हो गए और तीसरे दिन का आज का है, तो आज उनको बैल को एक मंदिर में लेके जाते हैं। वो माँ का मंदिर बोलते हैं उनको, तो वहाँ मंदिर में लेके जाना, उनको दर्शन करवाना और फिर उनको आज के दिन बिल्कुल घर में ही रखते हैं। और आज 3 दिन का ये ऐसा उनका त्योहार है और बढ़िया कल भी हमने हमारे घर के सामने एक बैल जोड़ी लाए थे और उनको दर्शन करवाए और फिर वहाँ पर ऐसे पहले जो क्या बोलते थे उनको हिंदी में तो मुझे नहीं आता है, हमारे मराठी में जू बोलते थे, ऐसे जू डालना वहाँ पर और फिर बैल को सामने खड़े करना, उसमें पानी रखना, फिर बढ़िया उनको उनके पैर धोना पैर, फिर उनको दर्शन करवाना, फिर उनको पूरन-पोड़ी का नैवेद्य लगा देते थे। तो ऐसे ही कल 3 दिन का ये त्योहार था और कल हमने ये अपने यहाँ पर भी हमने ये देखा और हम उनमें शामिल हुए, तो बस मुझे भी इतना कहना था, तो मेरा भी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना बस मैंने भी प्रयास किया 2 शब्द कहने के लिए। जी, ओम। जी, दिनेश भैया। आठवणी ताज्या झाल्या. जी, जी, आदरणीय। दीदी जी आपने भी देखा है पोला, तो आप भी बता आपने दीजिए। आप आपने कल हमें दर्शन करवाए, आदरणीय पवन सर भी कुछ समय के लिए जुड़े। थोड़ा नेटवर्क सही न होने के कारण मैं देर तक नहीं जुड़ पाया, लेकिन बीच-बीच में जुड़ पाया तो आपने पूरे दर्शन करवाए वहाँ पे और हाँ, जो और एक एक बात और सुंदर छूट गई है। जी, एक बात और छूट गई है, जो कलश की जो हम फांदी रखते हैं ना अपने दरवाजे के आस-पास रखते हैं और भगवान अपने मंदिर में भी रखते हैं, 2-2 ऐसे फांदी रखते हैं, उससे आज हम सुबह वो बोलते हैं मार्बत निकलवाना है, तो बिल्कुल वो सुबह हमने वो भी किया है। तो मगर क्या है, करते हैं संस्कृति अब जैसे लगाई है वैसे बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है, तो ये सब कुछ हम करते हैं। तो उसमें भी बोलते हैं कि सब राई रोग लेके जाना है और अच्छे से सबको रखना है भगवान को बस ये कहते हैं। जी, धन्यवाद। जी, जी। बहुत बहुत सुंदर और
आगे आगे जो है चर्चा करेंगे अपन। आदरणीय पवन जी को सुन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हर्षोल्लास का आज का जो त्योहार है जो देख रहे हैं, बड़े खुशी का विषय है। ऐसे विषय, ऐसी खुशी के माहौल में हम आदरणीय पवन जी को सुनते हैं, क्योंकि और फिर हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय पे। आदरणीय पवन कुमार जी, सादर आमंत्रित है। जी नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत ही मुख्य अतिथि और हमारे साथी नीलकंठ साबले जी, डॉक्टर दुबे, रंजना जी ने जो पोला उत्सव का आज वर्णन किया है, हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी प्राचीनता और हमारे उस त्योहार से संबंधित अ, जो प्रामाणिकता है और जो विज्ञान है, उसका भी एक एहसास हमें होता है कि हम किस प्रकार से सभी प्राणियों के लिए एक कंपैशन, एक सद्भाव की दृष्टि से इसको हमने अपने त्योहारों का रूप में दिया है। पूरे भारतवर्ष में अब, क्योंकि अब ये हार्वेस्टिंग का भी सीजन आ रहा है, तो उसमें भी इस तरह के कई सारे त्योहार जिसकी चर्चा हमने इस कार्यक्रम में भी की थी। तो इस तरह से नियमित रूप से होते हैं अलग-अलग जगह पर। लेकिन आज का जो विषय पोला था, कल हमने भी इसका एक दर्शन किए ऑनलाइन, तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक समझ में आया कि इस तरह से त्योहारों के रूप में जब हम किसी भी प्राणी की पूजा करते हैं, तो हमारा उसके प्रति एक दृष्टिकोण बदल जाता है और उसके लिए हम उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो इस तरह का त्योहार के लिए सभी को बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और मैंने भी, जब मैं महाराष्ट्र में गया था अभी पिछले वर्ष, तो वहाँ पर भी मैंने जो सड़क के किनारे बहुत सारे, एक जगह थी जहाँ गन्ने का जूस बनाने के लिए बैल का उपयोग कर रहे थे। तो एक जगह पर हम लोग रुके और वहाँ पर उसको देखा कि कैसी प्रक्रिया उसकी हो रही है और क्या कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से बैल को अ, जो है वो साफ सफाई के साथ रखते हुए और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर उसको उद्यम के साथ भी जोड़ रखा है। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा एक माध्यम है, क्योंकि जो जुताई का काम हो तो साल भर नहीं होता है। तो उसके अलावा भी सड़क के किनारे रहने वाले जो ग्रामीण परिवार थे, उन्होंने उसको उद्यम के साथ भी जोड़ते हुए, और वहाँ से आने जाने वाले लोग जो गन्ने का जूस आमतौर से मशीन के द्वारा होता है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे, जहाँ पर बैल के द्वारा जो कोल्हू था, उसी में ही उसका जूस निकाल रहे थे और काफ़ी अच्छी तरह से उसकी सेवा भी हो रही थी। तो बहुत सुंदर हमारे इसको अगर हम अपने पशुधन को भी उद्यम के साथ जोड़ते हैं इस प्रकार से, तो शायद उसकी एक और ज़्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है और उसका उपयोग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज का बहुत सुंदर वर्णन हमारी संस्कृति के बारे में, और यही संस्कृति हमारा सनातन है। यही परमानेंट जो पहले था, वो पहले भी था, आज भी है और कल भी इसकी आवश्यकता और ज़्यादा होगी। धीरे-धीरे हमें एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो हमारी छूट गई थी, उसको वापस हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इस तरह के त्योहारों को और अच्छी तरह से मनाते हुए, उसके बारे में जानकारी रखते हुए, और उसके उसके जो लाभ हैं और उसके में जो समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है, उसमें भी एक सकारात्मक परिवर्तन को लेते हुए इन त्योहारों को हम उसके बारे में समझें, उसको मनाने का प्रयास करें, और जो नई पीढ़ी है उसको भी इस महानता के बारे में हम बताने का प्रयास करें। विशेषकर जो जीव है, उनकी उनकी जो उनका जो महत्व है इस धरती में, उन सबका महत्व को भी ध्यान में रखते हुए हम इस विषय पर बातचीत करते हैं और समझ बढ़ाते हैं और थोड़ा-सा आगे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो हमारी संस्कृति है, ये निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। और आज इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन मिला और 2 दिन निकल गए थे, आपका मार्गदर्शन नहीं मिला था। विवाह कार्यक्रम में सुना सा दिखने लगता है। आप दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और कुशल नेतृत्व करते हैं।
अब आगे आज का जो हमारा त्यौहार मनाया जाता है, हम किसान भाइयों को बड़ा गर्व की बात है कि जिन जिन राज्यों में, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों में यह महोत्सव मनाया जाता है। बैल हमारे जीवन का आधार थे और आज भी हैं, और हमें पुरानी परंपरा में पुनः आना है। और जब हम बैलों के को देखते हैं, जानते हैं और उनको पूछते हैं, और शुरू से ही सब भगवान भोलेनाथ जो है नंदी को लेकर चलते हैं। अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी और हमारे नंदी का एक जो संगम है, यह प्रतीक है कि हमारा जो है अन्न, और हमारा जो अन्न देवता है वो हमारे बिना बैल के हो ही नहीं सकते हैं। तो आज जो पूजन महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, बड़े उत्सव की बात है। और आज युवा कार्यक्रम में हम यह पर्व मनाते हैं। आइए, अब हमारे हैंड रेस हुए हैं आदरणीय रोशन लाल राउत जी, और आगे रंजना जी आप इसका संचालन भी करें, क्योंकि आज आपका त्यौहार है। आप इसका संचालन करें दिनेश जी, रंजना जी। जी आदरणीय रोशन लाल जी। धन्यवाद आदरणीय। मंच को सादर नमन। आज के योगाचार्य जी ने बहुत अच्छी योग की कक्षा दी, ब्रजेश जी ने, और निश्चित रूप से साबले साहब ने जो पोले के महत्व के बारे में जानकारी दी। मैं भी छिंदवाड़ा जिले का निवासी हूँ। मूल रूप से बचपन में हम लोग क्या महाराष्ट्र से जितना भी क्षेत्र जुड़ा हुआ है वो पोले को बड़े बड़े अच्छे से मनाता है। और हम लोग बचपन से जब छोटे थे तो गांव में हमारे घर के जो नौकर थे वो जाते थे कि आज खान मारनी है, तो उस दिन जो माना जाता है कि आज मतलब पोला का दिन बैल जो होता है हमारा दूल्हा होता है, और खान मारनी के दिन जो उसको तैयार किया जाता है कि कल उसकी शादी है, कल उसको तोरण के नीचे जाना है, तो उसको उस तरह से तैयार किया जाता था कि दूल्हे को ले जाना है। तो उस दिन उसको नहलाया धुलाया, हल्दी जो खांड, उसकी जो खांड होती थी जहाँ हल्की वो रखा जाता था, तो वो उसको मक्खन से और जो हल्दी से उसको अच्छा से मालिश की जाती थी, ताकि उसका जो साल भर की जो उसका कोई इन्फेक्शन आ गया हो, किसी तरह की कोई चीज़ आ गई हो, तो हल्दी का जो एंटीबायोटिक गुण है वो घी मक्खन के साथ मिलके उसको कम करें। तो ये एक प्रयास होता था। और सुबह से जब दूसरे दिन पोले के दिन बैलों को नहला धुला के लेके आते थे, तो उनको बेगड़ से वो करते थे, उनके बालों में वो जो सींग होते थे, सींगों में बढ़िया वो गेहूं के आटे की लेई बनाई जाती थी, उससे फिर बेगड़ को चिपकाया जाता था। तो एक बड़ा उत्साह होता था। उससे भी पहले एक जो केकती होती है खेतों में, तो उसके रस्से बनाए जाते थे, उनकी बारीक बारीक रस्सियां बनाई जाती थी, और उसके लिए 20 दिन 25 दिन पहले उनको पानी में डुबाया जाता था। फिर उनको अच्छे से कूट के फिर उनसे रेसे निकाले जाते थे, रेसे से रस्सियां बनाई जाती थी। और उनकी जो सामने की झालरें होती थी, जैसे दूल्हे को सजाया जाता है वैसे उनके सामने सींगों में, गले में उनकी रस्सी, और उनमें डिफरेंट अलग अलग तरह के कलर किए जाते थे, लाल, हरे, नीले। तो एक अलग श्रृंगार किया जाता था। ऐसा लगता था कि वाकई में कोई, जब बैल निकलते थे तो ऐसा लगता था कि वास्तव में कोई दूल्हा आ रहा है। तो एक अलग श्रृंगार किया जाता था। और उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था होती थी, जो मतलब साल भर जो जो अन्न खाते हैं उनमें से जो प्रमुख अन्न होते थे उनके भोजन बनाए जाते थे। और जो गुजिया बनाई जाती थी, बेसन की पपड़ी बनाई जाती थी, और जो गेहूं के कुछ अलग तरह के व्यंजन, ज्वार के जो अभी भाई साहब ने बताए, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें। और निश्चित रूप से ये एक हमारी श्रद्धा होती थी कि हम अपने जो साल भर हमें हमारी कृषि को सपोर्ट करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अच्छी परंपरा हमारे बीच में भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब धीरे धीरे बैलों की संख्या कम हो गई है, तो निश्चित रूप से ये परंपरा थोड़ी सी होते जा रही है। तो आप सभी ने जो मार्गदर्शन दिया, निश्चित रूप से ये हमारी परंपरा को याद करने का दिन है। और कई सारे जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छूट रहे हैं। तो ये ज्वार के जो व्यंजन साबले जी ने बताए, तो ये इन पर भी अगर कोई हमारी बहनें जो जुड़ी हैं, इन पर भी अगर किसी दिन समय मिले तो किस तरह से बनाए जाते हैं उनके बारे में भी अगर थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से
हम इसको भी थोड़ा पोषित करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव था कि जो पुराने जो विशेष अवसरों पर जो व्यंजन बनाए जाते थे कृषि से जुड़े हुए विशेष त्योहारों पर, तो उन पर भी अगर किसी दिन हमारी बहनें अगर चर्चा करें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारी पुरानी परिपाटी, पुरानी परंपरा आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना था। जी, ओम। सदन को नमन। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर, आपने व्यंजनों के बारे में बताया। तो एक हमारी ज्वार का उसमें ज्वार का क्या बोलते हैं उसको, हमारे मराठी में तो उसको कुछ तो अलग शब्द है, ठोमरा बोलते हैं, मगर वो ज्वार है उसको थोड़ा सा भिगो कर रखते हैं और उसको फिर उखड़ में ऐसे थोड़ा उसको कूटते हैं, फिर उसको साफ करेंगे और उसको फिर पातेले में पानी गर्म करेंगे और फिर उसको उबालते हुए उसको पकाएंगे। तो ये चावल नहीं होता था पहले, ये हमारे यहाँ उसको ठोमरा कहते थे, ये इसका नैवेद्य लगाते थे बैल को। तो ये भी, और जो है कि फड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो छोटे छोटे रहते हैं, ज्वार के आटे के भी रहते हैं और गेहूं के आटे के भी रहते हैं। तो उसके छोटे छोटे फड़ रहते हैं और उसको जो हाथ से बनाए रखते हैं और उसको वाफोते हैं हमसे ऐसे ऐसे बर्तन में पानी लेते हैं, उसमें छालनी रखती है और उसके ऊपर छोटे छोटे बनाए हुए रखते हैं, फिर उसको ऊपर से ढक देते हैं। और ये भी अभी थोड़े कम हो रहे हैं, तो ये व्यंजन बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि रोटी खाए वैसे ही, मगर वो रोटी सेकी हुई रहती है, ये जैसे वाफ दिए हुए रहते हैं, तो ये बढ़िया लगते हैं। तो आगे मुझे लगता है प्रणाली बेन ने हैंड राइज किया है, आप बताइए। जी प्रणाली बेन, स्वागत है आपका। ओम। आज हमारे देश का बहुत बड़ा त्योहार बैल पोड़ा, इसके बारे में चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति पर इस मंच से प्रकाश डाल दिया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा आगे बढ़े, ऐसा ही हमारे सम्माननीय पवन कुमार जी का उद्देश्य है। तो अब अभी रोशन लाल जी बोल रहे थे कि हमारे संस्कृति में बहुत बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ भी बनाए जाते थे पहले। आज तो चाइनीज आया है, अलग अलग पदार्थ आए, इससे बहुत सारे रोग निर्माण हो रहे थे। और हमारे पहले जो पदार्थ थे वो इतने आरोग्यदायी थे, वो बहुत समझ कर किए करते थे। तो मेरे ही मन में ऐसा विचार था कि क्यों न हम योगाहार परिवार से ऐसे अलग अलग खान पान के प्रकार एक दूसरे से शेयर करें, इसका महत्व बताए। मेरे मन में एक बार आया था कि हम सप्ताह में 1 या 2 बार कोई भी जिसे रुचि है तो पदार्थ को उसकी रेसिपी क्या है करते हैं और उसका आरोग्यदायी महत्व बताए। ऐसा एक विचार मेरे मन में आया था, वो भी मैंने शेयर किया। और हमारे यहाँ कोकण में, ये समुद्र तट पर है हमारा कोकण, तो यहाँ के 3 जिलों में बैल पोड़ा मनाया जाता है। और यहाँ हमारे धान की खेती ज़्यादा होती है, धान है, वरी है, नाचनी है, तो इसके पदार्थ बनवाए जाते हैं। और बैल पोड़ा के वैसा ही अभी डॉक्टर जी ने बताया है, रंजना दीदी ने और नीलकंठ भैया ने जो बताया है, थोड़ा सा अलग सा रूप यहाँ मनाया जाता है। बैल को नहाया जाता है, सब किया जाता है। और उसको धान और उड़द की जो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं आंबोड़ी, ऐसा बोलते हैं पदार्थ को, वो खिलाई जाती है। और गोड़ दौड़ में हमारे यहाँ ये चावल की खीर बनाई जाती है। इसमें गुड़ और नारियल का रस डाला जाता है और वो बहुत पौष्टिक रूप से खीर बनाकर वो खिलाई जाती है। आजू बाजू के लोगों को वो भी बांटते हैं। इसी प्रकार ये और ये जो बैल होते हैं उनकी बहुत निगरानी की जाती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ ये सन मनाया जाता है, वैसा ही रूप है। इसलिए भारत, एक भारत और अलग अलग
उसकी पहचान के रूप में फिर भी उसका रूप एक है, इसका दर्शन हमें इस त्योहार से मिलता है। आगे का गणेशोत्सव भी यहाँ बड़ी धूमधाम से, हमारे कोकण में तो इतनी गाड़ियाँ आती है, इतने लोग आते हैं, यहाँ तो एक यात्रा का स्वरूप होता है। आगे जब गणेशोत्सव पर बात होगी तब मैं हमारे यहाँ के गणेशोत्सव के बारे में भी थोड़ा सा बोलूँगी। ओम प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रणाली बहन, आपने अपने यहाँ पर कोकण में जैसे पोलासन बनाते हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। और आपके उधर सच में आपने आप जहाँ पर रहती है वहां पर हुआ क्या ये पोलासन? नहीं, मैं तो एक शहर में रहती हूँ, लेकिन मैं आई हूँ देहात से। मेरा जो ग्राम है, मैं एक किसान की ही कन्या हूँ। वहाँ हमारे यहाँ ऐसा अभी भी मनाया जाता है। मैं जिस कुल के गांव में काम करती हूँ, वहाँ भी लोग ये मनाते हैं। उनके यहाँ अब बैल कम हो रहे हैं, ये सब जगह की समस्या है। ट्रैक्टर का बड़े बड़े दुकान भी लगे हैं मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ। और हर रोज किसान, अब नहीं, जब मौसम आता है तब ट्रैक्टर लेने के लिए ही आते हैं। ऐसी तो बहुत बड़ी यहाँ की बदल बदल गया है जमाना। तो बैलों की संख्या तो बहुत कम हो रही है, गायों की संख्या भी कम हो रही है। तो ये हम सब की समस्या है। लेकिन सन तो मनाया जाता है, ग्राम में मनाया जाता है, इस शहर में नहीं वैसा कुछ माहौल। ओम। जी जी जी, धन्यवाद। आदरणीय नीलकंठ साबळे भैया ने हैंड राइज किया है जी। हाँ जी भाई साहब जी, मैं बहन जी धन्यवाद। मेरा एक ये छूट गया था, तो जो मैंने बताया था कि ज्वारी का घाट बनाते हैं, ठोमरा अपन बोलते हैं मराठी में, उसमें छाछ डाली जाती है। उसमें जो ताक बोलते हैं मराठी में, वो छाछ डाली जाती है। और हर बैल के मुंह से अलग अलग छाछ का ये टोपले में अलग अलग ये होता है ना, उसका एक जो उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें जो अपना बुरशीनाशक अपन उसमें फफूंदीनाशक कीटकनाशक का जब खेत में फेंकते हैं, मैंने बीच में बोला था उस काम करता है। तो उसमें बुरशीनाशक का काम करता है। ये ठोमरा फेंकने से जो बचा हुआ है उसका पदार्थ बैल का खाने से बच जाता है, वो फेंकने से अपने खेत में उसमें काम करता है, अपने जैविक खेती में। और दूसरा एक छूट गया था कि जो अपन मंदिर पर जाते हैं मुखिया के रूप में, और उसमें ज्वार के रूप में उसमें हल्दी बनाकर एक गोला बनाया जाता है। ऐसा किलो का 1 किलो का ज्वारी पूरी पीस कर अपन जो ठुमरा बने थे उसकी भी बचाकर, तो उसमें हल्दी बना के एक गोला, उसको घाट बोलते हैं हमारे इधर। तो घाट जो है, ये घाट जो माथे पर लगाए थे बैलों के, और जो बचता है ना उसके एक बाद में सुखाकर उसके थोड़े थोड़े गोले बनाए जाते हैं, ताकि बैल के पुराने इसमें घट सर्प जो गले का रोग होता था बैल को, तो उसमें वही जो गोले हैं वो टैबलेट गोली का काम करता था। और वो गोली खिलाने से उसका बैल का घाट सर्प से बचाव होता था। और मनुष्य के बीमारी में वो भी घट सर्प गले का जो आजार होता था उसमें भी उन्होंने ये खाया, तो उस दवाई का काम करता था। बस यही मुझे जोड़ना था। ओम, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद साबळे भैया। मारबत निकाला सर? साबळे भैया मारबत निकाला जी, हाँ हाँ निकाला था ना। हाँ हाँ जी जी जी, चलिए ठीक है। आगे आदरणीय शरद भैया ने हैंड राइज किया है। शरद भैया स्वागत है। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो चर्चा चल रही है वो शंकर के नंदी की चर्चा चल रही है। वो चर्चा चल रही है जो खेतों को बनाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ भी पुड़ी, पुआ, ठेंटरे
ये बना के इनको खिलाया जाता है शाम को, और इनकी विधिवत पूजा की जाती है। तो सभी अभी उतने सभी अपने घरों में, गांव में सभी शाम को इनकी आरती उतारते हैं और फिर इनको अपने हाथों से पुड़ी है, पुआ है, ये खिलाते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है और वही परंपरा आगे बढ़ रही है। और आज बहुत सारे सजे हुए बैलों को देखने को मिला, तो बहुत मन को कहीं जाके छुआ हो। बहुत सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी हो। जी धन्यवाद शरद भैया। और आगे हमारे कृष्ण कुमार जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है। जी स्वागत है कृष्ण कुमार जी भाई साहब। चलिए मेरी आवाज नहीं जा रही है। आगे आदरणीय जी जी स्वागत है कृष्ण कुमार भाई साहब। जी आपने हैंड राइज जी 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 हाँ जी हाँ। सभी लोगों को मेरा उपस्थित मुख्य अतिथि और जो शिक्षक सभी को मेरा नमन वंदन। बहुत संयोग से हैंड रेज करने का मौका मिलता है। और हम झारखंड से बोल रहे हैं। झारखंड में हम लोग दिवाली के समय जो अमावस है, ये आप लोग महाराष्ट्र में या तो अन्य राज्य में, हम लोग ये जो है झारखंड में कुछ जिलों में जो है कि दिवाली के समय, ये दिवाली के अमावस में हम लोग इसको मनाते हैं। उस रोज सारा रात जो है, उस समय जो परंपरा हमारी थी कि ये तो जंगल झाड़ वाला झारखंड नाम ही है, जंगल झाड़ से घिरा हुआ राज्य हमारा है। उस दिन के उस रात को गाय और बैल को जो मालिश करना, कानों में तेल देना, और उस रात को 12 बजे के बाद से जितने लोग होते हैं, चरवाहे लोग जो थे, अब तो चरवाहे रहे ना गाय बैल रहे, लेकिन फिर भी एक परंपरा है इसको करने के लिए। अमावस के दिन पूरी रात घर घर जाकर के जो व्यंजन बने होते हैं, तो वो व्यंजन करने का मतलब हम लोग पुआ बोलते हैं, पीठा बोलते हैं, सब घर से मिलता है, स्वागत मिलता है। और विभिन्न तरह के गानों के साथ रात भर उस रोज में जागरण ही मनाते हैं गांव में। ये 3 दिन जो है सब जगह परंपरा है, लेकिन ये सावन में जो मकई वाला परंपरा है आप लोग का, हमारे यहाँ धान से है संबंधित, इसलिए धान का जो बढ़िया से माला बना करके दूसरे दिन गौ माता को देते हैं, और फिर उनको उन्हीं के घी से बनाए हुए पुआ पकवान खिलाते हैं। और वो जो बातें हैं हम लोग तो गुंजा, सरसों और जो एक अपमार्ग कहते हैं, उसको उसके सामने लगा करके परिवेश करके चावल का जो चाशनी बना करके चारों तरफ से, और उसमें स्वागत करते हुए उनको गृह प्रवेश कराते हैं। बहुत ही उत्तम तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन अब क्या करें, हम लोग को तो दुर्भाग्य है कि गौ माता भी अब हटते जा रही है। मुश्किल से जिस घर में गाय है, उस दिन गौ माता को 3 दिन तक उनका पूजन, बंदन, नहान स्नान बहुत तरह से करते हैं। देखिए ये तो बहुत अपार समय वाला चीज है। मैं तो इसमें नहीं लूंगा समय का, कि ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। आप लोगों ने समय दिया, मैंने हैंड रेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये झारखंड को भी सौभाग्य मिला, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी संस्कृति आप लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग झारखंड वाले भी, कि आप लोग का भी कल्चर, हमारा भी कल्चर कुछ कुछ गाय और मवेशी और बैल के प्रति मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमको। जी 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 धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मिलता जुलता ही सन त्योहार है, आपने बताया है।
और आपने हैंड राइज किया था, मगर बीच में आप दिखे नहीं थे, इसलिए वो आपको बुलाया नहीं गया, तो उसके लिए। और फिर अच्छे से आपने बता दिया, और आप नियमितता से योगा कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और आपने आज झारखंड में भी कैसे किस तरह से पोला बनाते हैं इसके बारे में भी आज जानकारी दी। और जानकर से हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी भी है, अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है तो दादू कहाँ है? दादू को बुलाया जाए। होशंगाबाद में कैसे मनाते हैं? दादू दिखाई नहीं दिख रहे हैं शरद भैया। तो रूप सिंह भैया को बुलाना चाहिए। हाँ, पहले आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को हो जाए, फिर रूप सिंह जी को। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद बहन जी। आज के इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज के योग का कार्यक्रम हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, और आज की मुख्य अतिथि सावले जी ने ये जो पोला उत्सव का एक तरह से हम लोग के सामने रखा, और इसके बाद जो शरद जी ने और पवन सर ने जो प्राणी के ऊपर त्योहारों का एक प्रचलन पहले से ही है, ये बहुत ही कायदे से समझाया कि कैसे। अच्छा, हम लोग भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं किसी घाट पर, और वहां पे गौदान गौ दक्षिणा का परंपरा है। वहां जब किसी गाय की बछिया को नहा करके आने के बाद जब उसका पूजा करते हैं, तो अंदर से एक श्रद्धा सा लगता है। जो लोग गौपालन नहीं भी करते होंगे और वो भी कभी जाते होंगे, इस तरह का दर्शन करते होंगे, तो उनके मन में एक अलग से भाव जगता है। तो ये जो त्योहार बनाए गए थे, निश्चित रूप से ये प्राणी के ऊपर उनके सम्मान के ऊपर दर्शाता है। और हमारे झारखंड के मातो सर ने भी अपने झारखंड के बारे में बताया कायदे से। और हर जगह ये परंपरा, कुछ न कुछ परंपराएं हर जगह हैं, गाय से संबंधित, बैल से संबंधित, और भी प्राणियों से संबंधित। बस आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन इस कार्यक्रम में। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बहुत सुंदर। और आगे आदरणीय रूप सिंह जी भाई साहब मध्य प्रदेश से, आपका स्वागत है। जी ओम, सभी को प्रणाम। और आज जो चर्चा हो रही है, बहुत बढ़िया प्राकृतिक चर्चा हो रही है। ऐसे भी देखा जाए तो ये सावन भादो कुंवर, ये 4 महीने बारिश के जो हमारी खेती के कार्य को निपटा कर पहले, और ये काम जब बारिश होती थी तो खेती में कोई काम रहता नहीं था, तो प्राकृतिक तौर पर ही त्योहारों में ही अधिकतर आदमी व्यस्त रहता था, और उसको समय पास करना या ये परंपराएं मनाना, उसी में लीन रहता है। हम भी ऐसे ही, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, और हमने कल ही खेती से संबंधित हमारे पोला त्योहार को मनाया। गाय बैल की पूजा की हमने। बैल तो आज बहुत कम बचे हैं मध्य प्रदेश में, अधिकतर मट्टी के बैल की ही पूजा कर रहे हैं आज किसान। तो बड़ा उत्साहित कार्यक्रम की परंपरा भी चली आ रही है। हम तो इसको एक क्षण मात्र मना रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा आनंद उठाया है ऐसे उत्सवों का, जब खेती से संबंधित कोई त्योहार की पूजाएं होती थी उसमें। हम तो उसकी कथा और चर्चा ही सुन पा रहे हैं इस समय। और आज की जो चर्चा है बहुत लाभकारी और बहुत ज्ञानपूर्वक चर्चा है। मैं सभी को प्रणाम और ओम कहता हूँ। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह भैया, आपने बहुत अच्छे से बताया।
और मिट्टी की बैल की भी पूजा आज हो जाती है, आज भी हो जाती है और कल भी हो जाती है। जैसे हम उनको वाड़ बैल कहते हैं। तो वो बैल जो है आज बच्चों का ताना पोड़ा रहता है। आज के दिन बच्चे अपने अपने घर में जो पूजा करते हैं बैल जोड़ी लेके सब घर में जाते हैं और पोड़ी देना ये कहते हैं। तो फिर वो बैल की छोटे छोटे बैल रहते हैं और उनको अपने दूसरों के घर में लेके जाना और बैल को रखना, फिर उनकी पूजा करते हैं और फिर बच्चों को कुछ ना कुछ तो मिठाई और फिर कुछ पैसे भी ये सब बच्चों को मिलता है। आज ये सब बच्चे बढ़िया तैयार होके आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बैल का, और फिर एक जगह पर इसका ये त्योहार जैसे भी हो जाता है कि एक सब बच्चे बोल देते हैं कि अपने अपने बैल को छोटे छोटे मिट्टी के बैल को बिल्कुल सजा धजा के लाएंगे और फिर उनकी सबसे जोड़ी अच्छी होगी उनको भी बख्शीश दिया जाता है। ये भी आज भी है, ग्रामीण भाग में भी है और कई कई शहरी भाग में भी अभी भी ये अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये भी वाड़ बैल का जो है ये अच्छे से कर रहे हैं। तो आज ये त्योहार भी मनाया जाएगा। तो आगे मैं समय हो रहा है, आदरणीय दिनेश भाई साहब को बुलाती हूँ अपने बात के साथ। आज का सबका आभार भी करा दे तो ठीक। जी आदरणीय दिनेश भाई साहब, मेरी आप तक आवाज आ रही है? जी जी दिनेश भैया। यानी संभवतः मेरी आवाज क्या वहां पहुंच रही होगी? आ रही आ रही। जी धन्यवाद जी। ये थोड़ा उत्सव सा हम लाया है योगहार में। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। अभी असल में यहाँ पे नेट बहुत ही कम है जहाँ पे मैं हूँ। आ रही दिनेश भैया आ रही। आ रही जी 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 धन्यवाद। और इस तरह से हमने सुंदर उत्सव मनाया है और ये उत्सव की प्रासंगिकता हमें हमेशा याद दिलाती है कि बैलों का कितना महत्व है। वास्तव में आने वाले टाइम में जिस तरह से कोरोना ने हमें जो अपने घर की तरफ का रास्ता दिखाया है, उसी तरह आने वाले समय में जो ये फार्म मशीनरीज हैं या जो दूसरी हमारी मशीनरीज हैं, वहाँ भी एक शंका की दृष्टि विश्व भर की अभी चल रही है कि वास्तव में हमें वापसी करनी होगी अपने घरों की तरफ, अपने रूट की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ वापसी करने का समय आएगा। और ये वापसी करने का समय आएगा और जब तक हम इन तीज त्योहारों को प्रेरणा के रूप में और उत्सव के रूप में मनाएंगे, तब हमारे पास ऐसे बीज होंगे और ऐसी जो सूत्र होंगे कि हम वापसी में भटकेंगे नहीं और अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे आ सकेंगे। अभी मेरी जब कल बात हो रही थी कुछ पत्रकारों से और श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी से, तो ये बात सामने आई कि 2004-5 से 2008 के बीच और 2010 तक हम खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर इतनी मीटिंग्स कर रहे थे और कैसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स, कैसे फर्टिलाइजर्स बढ़ाए जाएं, इस पे बात कर रहे थे। लेकिन लगभग 2010 के साथ ही धीरे-धीरे ऐसे क्या हुआ कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, पारंपरिक जो बीज हैं, पारंपरिक जो हमारी विधियां हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। तो निश्चित ही क्योंकि जो आदितन से हमारी घर की नींव है, खेतों की नींव है, उस तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। और ये संकेत है और ये प्रतीक है, ये सूत्र हैं और ये सफलता का रहस्य भी है कि हम अपने जड़ों की तरफ आएँगे और जो हमारे साथ में सनातन परंपरा जोड़ा गया है, तो सनातन परंपरा कोई धर्म या कोई आडंबर नहीं है, ये वैज्ञानिकता है, प्रकृति का विज्ञान। और प्रकृति के विज्ञान की तरफ हमें आना ही होगा। यही दर्शन आज आदरणीय नीलकंठ साबले जी ने दिया, आदरणीय दुबे सर ने दिया, आदरणीय पवन सर ने दिया और हमारी बहन रंजना जी के साथ ही अन्य सदस्यों ने दिया और आपने कल भी लाइव प्रसारण करके दर्शन करवाई, सुंदर रूप से सजी-धजी नंदी जी। हालाँकि
ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये क्रियाविधि अब कम देखने को मिल रही है, लेकिन हम उसके बहुत ही आस-पास पहुँच गए हैं, हम वापस से करेंगे। आज हमारे आदरणीय योग शिक्षक जी ने सुंदर योग कराया और इसके साथ ही ये हमारी योग और आहार की जो कक्षा है, निरंतर आगे बढ़ रही है 900वें दिन की तरफ और वो दिन भी जल्दी आएगा जब 1001 दिवस पर हम ऑनलाइन सम्मिलित होंगे या ऑफलाइन सम्मिलित होंगे, जो भी समय कराएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद है आज के मुख्य अतिथि जी का और आज के योग शिक्षक जी का कि आपने आज की इस कक्षा को सफल करने के लिए, साथ ही हमारे आदरणीय सदस्यों जो कि उपस्थित हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपने निरंतर छोटी-छोटी नदियों का एक महानद तैयार किया है योगाहार के रूप में और हम उस पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी नाव को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएँ, उपशाखाएँ और अन्य संगठनों से जुड़े हुए आदरणीय सदस्य और उपस्थित सदस्य, आप सभी का धन्यवाद। सर्वश्री आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बनी सिंह भागवत जी, डॉक्टर डी शर्मा जी, दीपश्री जी, डॉक्टर किशोर द्विवेदी सर, आदरणीय हमारी दीदी कल्पना कोटले जी, कृष्णा कुमार जी, एमएल गौड़ जी, नीलकंठ साबले जी, प्रणाली मराठी बहन जी, राजश्री कुशवाहा जी, रूप सिंह राजपूत जी, रोशनलाल राउत जी, संदीप सेन जी, उमाशंकर प्रसाद जी, उर्मिला नीलकंठ बहन जी, वैशाली विनायक जी, योगाहार टीम से जुड़े सभी आदरणीय सदस्य और हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय पवन सर और वो सब जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या देख नहीं पा रहा हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम इस कड़ी में एक कड़ी और जोड़ करके कल की कड़ी पे हम सभी मिलेंगे और सम्मिलित होंगे। तो आप सभी आदरणीयों का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी धीरेश भैया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे सदन में आदरणीय बने सिंह भाई साहब ने हैंड राइज किया था। जी जी दीदी ओम। जी जी मेरा तो ये सुझाव था कि जैसे जो भी त्योहार का जो वीडियो फोटो जो महाराष्ट्र के जितने भी सभी है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे तो अपन भी अन्य